हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 12 चल रहा था जो उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो सांख्यिकी होता क्या है, पहले उस चीज को समझते हैं। यह एक ऐसा गणितीय विज्ञान है जिसमें वस्तुओं के आंकड़ों का हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं और फिर उनको क्या किया जाता है, उसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं के आंकड़े कहने का मतलब वस्तु या अव्यय हो गया, तो उनके आंकड़ों का संग्रह करने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिए क्या, इसमें एक क्लास में विद्यार्थियों का पूरा सेट बना लिया। ठीक है, कि एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं उन सबको लिख लिया। जैसे हमने लिखा किसी कक्षा के विद्यार्थी, तो इनका क्या कर लिया, हमने संग्रह कर लिया। फिर संग्रह करने के बाद उनको किस हिसाब से हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस चीज को समझेंगे। ठीक है, जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं, किसी का नाम ए से आ रहा होगा। ठीक है, जैसे 40 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थियों में से किसी का नाम ए से आ रहा होगा। जैसे 5 विद्यार्थियों का नाम ए से मान लिया, फिर 6 विद्यार्थियों का नाम बी से मान लेंगे हम। ठीक है, फिर ऐसे ही किसी का नाम डी से आ रहा होगा, किसी का नाम एफ से आ रहा होगा या ई से आ रहा होगा। ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थी हैं। कहाँ तक के टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40 विद्यार्थी मान लिया हमने। तो ये तो क्या आ गया, उस कक्षा के विद्यार्थी। जैसे सबका नाम लिख लिया, अंकित, अमन। ठीक है, फिर उसके बाद किसी का नाम बी से आ रहा है तो किसी का नाम बबीता आ जाएगा, किसी का नाम ब्रिजेश आ जाएगा, ऐसे ही किसी का नाम दीपक। ठीक है, फिर किसी का नाम, ऐसे ही अलग अलग वर्ड से आता जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने विद्यार्थी हो गए, 40 विद्यार्थी हो गए। सबको हमने लिख लिया। अब इनका संग्रह करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने लिख दिया, यहां पर को हमने बना लिया विद्यार्थी। ठीक है, और यहां पर को इनकी संख्या, यानी कि जैसे हमने लिख लिया कि ए नाम के विद्यार्थी। ठीक है, ए नाम के कितने विद्यार्थी मान लिए, 10। बी नाम के भी 10। ठीक है, फिर डी नाम के भी 10 मान लिया और एम नाम के मान लिया हमने 10। चलो ई और इसमें एफ वाले को हटा देते हैं। तो टोटल हमने कितने विद्यार्थियों का लिया, समूह 40 विद्यार्थियों का लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अरेंज कर लिया कि ए नाम वाले विद्यार्थी इतने हैं, बी नाम वाले इतने हैं, सी नाम वाले इतने हैं, डी नाम वाले, या फिर एम नाम वाले इतने विद्यार्थी हैं करके। ठीक है, तो ये हो गया उनका प्रस्तुतिकरण और ये हो गया उनका संग्रह, मतलब कि किस हिसाब से हमने उनका संग्रह किया और किस हिसाब से उनको प्रस्तुत किया। आई बात समझ में? ये हो गए किसी कक्षा में विद्यार्थियों का जो हमने संग्रह किया। तो वही चीज है जिसमें वस्तुओं या फिर अवयव, जैसे हमने किताबों का संग्रह ले लिया। ठीक है, कि जीके की पुस्तकें इतनी है, अलग अलग किताब ले ली। जैसे कक्षा 9th की पुस्तकों का संग्रह मान लिया हमने। ठीक है, गणित, विज्ञान, हिंदी, ये सब पुस्तकें ले ली। तो गणित की कितनी पुस्तक है, एक पुस्तक है तो एक, दो पुस्तक है तो दो लिख दिया। ठीक है, ऐसे विज्ञान की, फिर अंग्रेजी की। तो ये सब क्या हो गए, आंकड़े हो गए। जैसे मैथ्स की बुक होगी, साइंस की बुक होगी, इंग्लिश की होगी, हिंदी की होगी, संस्कृत की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ले लिया हमने इसमें कौन सा, एसएसटी की होगी। ठीक है, ये सब तो क्या आ गई, आंकड़े आ गए। आंकड़े लिखा ना, अवयवों के आंकड़े, तो ये सब हुए इसमें आंकड़े। ठीक है, और उनका हमने संग्रह कर लिया। आंकड़े तो क्या हो गए, पुस्तक हो गए, उनका हमने संग्रह कर लिया कि किस हिसाब से हम इसको बना रहे हैं और उनको किस हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सब आता है सांख्यिकी के अंडर में। ठीक है, अब इसमें जो आंकड़े होते हैं वो अलग अलग टाइप के आते हैं। देखो आंकड़े, एक तो आता है इसमें अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत आंकड़े में क्या आ जाएगा, जैसे 1 2, जैसे हमने लिख लिया क्या, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या लिख लिया। ठीक है, 1 2 3 4, कहाँ तक का, 10 तक का। तो ये जो आंकड़े हैं इनको हमने वर्गीकृत नहीं कर रखा है, ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। ठीक है, अब वर्गीकृत में क्या है कि इनको हम वर्गीकृत कर देंगे। वर्गीकृत आंकड़े मतलब ये हुआ कि हम क्या मान लेंगे इसमें, जैसे हमने कोई आंकड़े लिए, या तो ये 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या लिए, या फिर हमने आंकड़े मान लिए कितना, कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, 10 में से प्राप्त अंक, 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक लिए तो हमने अब किसी का 1 आया होगा, 2 आया होगा, फिर किसी का 1 आया होगा, किसी का 3 आया होगा, 2 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा,
6 आया होगा, किसी के 10 आए होंगे, किसी के 9 आए होंगे, फिर 1 आए होंगे, 2 आए होंगे, 3, ऐसे ही कितने विद्यार्थियों का हो गया? 40 विद्यार्थियों का। ये तो हो गया अवर्गीकृत आंकड़े, हमने वर्गीकृत नहीं कर रखा है। अब इसको अगर हम वर्गीकृत करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर कितने विद्यार्थियों का आया, यहाँ पर को तो क्या लिख देंगे? प्राप्तांक लिख देंगे, नंबर आगे, और यहाँ पर को विद्यार्थियों की संख्या। तो एक नंबर कितने विद्यार्थियों का, जैसे 5 विद्यार्थियों का आ रखा है तो 5 विद्यार्थी लिख दिया। 2 नंबर कितने विद्यार्थियों का आया? 5 आए तो 5, ज्यादा का आया तो ज्यादा लिख देंगे, ठीक है। 3 नंबर कितने विद्यार्थियों का आया? जैसे 6 का आ गया, 4 आ गया, ऐसे। तो ये हो गया उनको वर्गीकृत करना। आई बात समझ में? ये अवर्गीकृत आंकड़े हो गए, ये हो गया वर्गीकृत। और वर्गीकृत में भी 2 टाइप से होता है। एक तो ऐसे होगा कि एक नंबर कितनों का है। अब एक दूसरा तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 1 से 5 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 1 से 5 के बीच में। तो उसमें क्या किया जाता है कि ये जो 1 है इसको बोलते हैं हम क्या? निम्न सीमा, और इसको बोला जाता है उच्च सीमा, ठीक है। तो 1 से 5 तक में वे विद्यार्थी आएंगे जिनके 1 या 1 से ऊपर नंबर आए हैं और 5 से कम ही होने चाहिए। 5 नंबर वाले कोई भी विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर को कितने 1 से 5 तक के, ठीक है, यानी कि 1 से 5 कहने का मतलब 5 से नीचे ही होना चाहिए। 5 नंबर वाले किसी भी विद्यार्थी को नहीं लेंगे। तो ऐसे हम गिनेंगे तो 4 तक का, या फिर किसी के 4.5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको लेंगे। तो वो कितने हैं? बाई चांस 10 है तो इसके आगे क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। आई बात समझ? फिर ऐसे ही 1 से 5 का है तो अगला क्या आना चाहिए? अब 5 से 10 आना चाहिए वर्ग अंतराल से। आई बात समझ में? क्या आना चाहिए फिर? 5 से 10, यानी कि इसका जो उच्च सीमा होगा इसका क्या होना चाहिए? निम्न सीमा होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो वर्ग अंतराल होता है जिसमें क्या होगा? इसका उच्च सीमा या निम्न सीमा बनेगा, इसको कहेंगे हम संतत वर्ग अंतराल, ठीक है। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 5 अगला क्या स्टार्ट हो जाएगा? 6 से 10 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे लेना है? इसमें संतत वर्ग अंतराल के रूप में लेना है, यानी कि इसका जो उच्च सीमा आना चाहिए या निम्न सीमा। ऐसे तो क्या होगा? 1 से 5 के बीच के तो आ जाएंगे, फिर उसके बाद 6 से ऊपर को आ जाएंगे, 5 तो आएगा ही नहीं। 5 नंबर वाले भी तो विद्यार्थी है ना, तो उसमें फिर क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा फिर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसमें निम्न अंतराल लेना है, उच्च अंतराल को नहीं लेना है। फिर अगले वाले में इसका जो उच्च अंतराल होगा वो यहाँ निम्न अंतराल बन जाएगा, फिर अगला उच्च अंतराल आएगा, ठीक है। उच्च अंतराल की वैल्यू नहीं लेंगे, जैसे 1 से 5 आ रहा है तो 5 को नहीं लेंगे, 5 से नीचे ही लेंगे, चाहे वो 4.9 आए। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये क्या हो गया कि वस्तुओं के आंकड़ों का जो संग्रह होता है वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। उनको प्रस्तुत करना, ये क्या किसके अंडर में आता है? स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है। अब देखो इसमें टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अवर्गीकृत मतलब जिनको हम वर्गीकृत नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें मान लिया कि x1, x2, x3 ऐसे ही xn तक, ठीक है, n प्रेक्षण है। हमने मान लिया n प्रेक्षण है। जैसे किसी कक्षा में प्राप्त अंकों को लिख दिया हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही बहुत लोगों के 1 नंबर आए होंगे, बहुत लोगों के 2 नंबर आए होंगे, तो हमने उनको लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या ले लिया? अवर्गीकृत आंकड़े लिए, यानी कि हमने ये नहीं लिखा कि उसमें 1 नंबर इतने विद्यार्थियों का आए हैं, 2 नंबर इतने के आए हैं, वो वर्गीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो खाली हमने उनकी सूची बना ली, बस हो गया कि इतने इतने नंबर आ रखे, 40 विद्यार्थी तो 40 के हमने क्या लिख लिया? अंक लिख लिए कि इसके इतने आ रखे हैं करके, वो हो गया अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। तो ऐसे ही हमने n प्रेक्षण मान लिए। तो इस कंडीशन पे जो माध्य आता है मीन, इसको डिनोट किया जाता है x मान रखे ना सारे के सारे, ठीक है। तो ये होता है x बार बराबर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण, ठीक है। यानी कि प्रेक्षणों का योग कहने का मतलब क्या हुआ? x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे ही कहाँ तक का जा रहा है? xn तक का। तो जितने भी आंकड़े हैं उन सबको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, और कुल प्रेक्षण यानी कि जितने प्रेक्षणों की संख्या है। तो देखो x1 है पहला,
x2 है दूसरा आंकड़ा, तीसरा, ऐसे ही ये कौन सा आंकड़ा होगा, n होगा ना। तो कुल प्रेक्षण कितने हो गए, 1 2 3, ऐसे ही n प्रेक्षण हो गए। तो कुल प्रेक्षण की संख्या कितनी होगी, n। तो कितना आ गया फिर, x बार बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो x1 पहला, x2 दूसरा, x3 तीसरा। तो इसको हम सिंपली क्या डिनोट कर सकते हैं ऐसे, xi। सिग्मा मतलब होता है यहाँ पर समीशन, मतलब इन सब का योग आ गया। और ये i का मान कहाँ से कहाँ तक का जा रहा है, 1 से लेकर के कहाँ तक का जा रहा है, n तक का, और अपॉन में आ जाएगा n। ठीक है, कहने का मतलब ये कि i का मान 1 रखोगे तो पहला पद, i का मान 2 रखोगे तो दूसरा पद, और ये बाहर समीशन लगाए तो इसका मतलब उन सब का योग हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं ले ली, ये प्रेक्षण है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है, हमने इनको वर्गीकृत नहीं कर रखा है कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, ऐसा हमने कुछ नहीं लिख रखा है। बस सीधे खाली आंकड़े लिख दे, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब इन सब का मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। तो वो माध्य क्या आ जाएगा, इन सबको क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा। ठीक है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, ऐसे सबको जोड़ देंगे, और बट्टे में कितना आ जाएगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, बट्टे में कितना आ गया, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x बार बराबर कितना आ जाएगा, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आता है, जैसे इन सबको जोड़ा तो देखो अब इसका माध्य कितना आ जाएगा, x बार बराबर, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 55, और इनका क्या निकालना है हमको, माध्य निकालना। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग तो ये हो गया, कितना होता है, 55 होता है, और बट्टे में कितना है, 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। तो ये क्या आ गया, इसका माध्य आ गया। माध्य मतलब मीन, यानी कि इनका औसत निकालना है। तो प्रेक्षणों का योग, और बट्टे में क्या आ जाएगा, जितने हमको प्रेक्षण दिए होंगे बट्टे में उसको लिख लेंगे। 10 प्रेक्षण है तो 10, 20 लिखे तो 20। कब, ये तब की बात है जब क्या होंगे, आंकड़े अवर्गीकृत होंगे। देखो कभी कभी कंडीशन ये है कि अब हमें जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी माध्य निकालना है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, 1 से 100 तक की संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो जिसमें प्रोसेस क्या हो जाती है, बहुत अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, फिर उसमें दिक्कत ये रहती है कि आंसर फिर गलत भी आने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन के लिए फिर उन्हें क्या कर दिया गया, वर्गीकृत आंकड़ों में विभाजित करेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या निकाला जाता है, उसका मीन। जैसे इसमें ये बना लेंगे वर्गीकृत आंकड़े, मतलब 1 से 2 तक की संख्याएं कितनी है, तो एक साइड वर्गीकृत मतलब उनको वर्गीकृत कर दिया जाएगा संख्याएं, और उनके आगे क्या लिखा जाएगा, उनकी संख्या। तो 1 से जैसे 1 से 3 तक लिखा जाए वर्ग अंतराल, तो 1 से 3 तक कितने हैं, फिर इसका मतलब 2 हैं। फिर 3 से 4 तक या 5 तक का वर्ग, 3 से 5 तक का, फिर 5 से 7 तक का, इस प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है। अब देखो, अब है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ठीक है, यानी आंकड़े अब हमने क्या करते हैं, इसमें वर्गीकृत करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या आएगा करके, तो प्रेक्षण है और उनकी जब बारंबारताएं दी हो तब माध्य क्या होता है करके। देखो प्रेक्षण तो हमने समझ लिया कि किस टाइप के होते हैं करके, है ना। अब उनके साथ साथ उनकी बारंबारताएं दी हो। बारंबारता क्या होता है, जो प्रेक्षणों को निरूपित करता है। जैसे बताया ना इसमें कि किसी कक्षा में 1 से 5 तक कितने विद्यार्थियों के नंबर आए करके, तो वो कितने विद्यार्थियों के, हमने मान लिया 5 विद्यार्थियों के नंबर आए। ठीक है, 1 से 5 तक 5 विद्यार्थियों के नंबर आए, फिर 5 से 10 आए 6 विद्यार्थियों के नंबर। ठीक है, फिर 10 से 15 आए, ये 100 में से प्राप्त अंक ले रहे हैं हम, या आए 7 विद्यार्थियों के। तो जो इन प्रेक्षणों को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है, ये क्या हो जाती है, बारंबारता होती है। ठीक है, जो प्रेक्षणों को क्या करेगा, निरूपित करेगा, ये होता है बारंबारता। तो अगर ये हमको बारंबारता क्या हो, प्रेक्षणों के साथ दी हुई हो, तो उस कंडीशन पे हम माध्य निकालते हैं कैसे, x बार बराबर, ठीक है, याद है x1 f1 प्लस x2 f2, ऐसे ही आएगा xn fn, और अपॉन में आ जाता है प्रेक्षणों का, जैसे ऊपर क्या आता है प्रेक्षणों का योग आता है ना, तो इसमें क्या आएगा
प्रेक्षणों और बारंबारताओं के गुणनफलों का योग बट्टे क्या होता है, प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल प्रेक्षण यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पर कुल प्रेक्षण क्या होंगे, जो ये बारंबारताएं दी होंगी यही तो होंगे, है ना, कि इतने से इतने विद्यार्थियों के नंबर हैं, यानी कि 5 से 10 नंबर कितने विद्यार्थियों के, 5 विद्यार्थियों के। ऐसे ही टोटल नंबरों को अगर हम उस बारंबारता को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, कक्षा के टोटल विद्यार्थी तो आएंगे ना। तो कुल विद्यार्थी यानी कि F1 प्लस F2 प्लस ये सब क्या आ जाएगा, कुल प्रेक्षण आएगा। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सिग्मा XI FI, आई क्यों लिखा, देखो यहाँ पर को भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों में 1 1 रखोगे तो X1 F1 आ जाएगा, 2 2 रखोगे तो X2 F2, 3 3 रखोगे तो X3 F3 आ जाएगा, ऐसे ही n रखोगे तो XN FN आ आएगा ना। और समीशन मतलब क्या होगा, इनके बीच का इस जो साइन है प्लस, उन सबको जोड़ना ही क्या हुआ यहाँ पर समीशन आता है, सिग्मा मतलब, ठीक है। आई का मान कितने से, 1 से लेकर के जा रहा है n तक का, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा, सिग्मा FI, सिग्मा FI मतलब इन सब का योग, ठीक है। 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा, और इन सब का योग हो गया। तो यहाँ भी आई का मान कितने से, 1 से लेकर के n तक का, तो ये भी होता है फॉर्मूला, या फिर इसको सिंपल तरीके में हम लिखते हैं ऐसा, x बार बराबर सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F भी लिखा जाता है, नीचे बारंबारताओं का योग, ऊपर बारंबारता और आंकड़ों का योग, ठीक है। या फिर एक और तरीके में ऐसे भी लिखते हैं इसको, x बार बराबर सिग्मा FX, और ये जो बारंबारताओं का योग है इसको निरूपित अगर हम n से निरूपित करते हैं तो ये n भी होता है, कहीं कहीं पर को फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर जो सही लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं उसमें। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसमें, कि इसमें दे रखा है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उनके द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक सारणी में दे रखे हैं, ठीक है, कि 10 अंक एक विद्यार्थियों का आया, ऐसे 20 अंक एक विद्यार्थी का आया, 36 अंक 3 विद्यार्थियों का आया, जैसे अंक लिखे होंगे फिर उनको हमने ऐसे वर्गीकृत कर लिया, ठीक है, कि इतने विद्यार्थियों के ये अंक आए करके। जैसे उस पहले तो क्या लिख ले, सीधे अंक लिख दे, जैसे कॉपी चेक करते तो उसमें खाली अंक ही अंक हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इतने नंबर इतने विद्यार्थियों के आए करके उसको सीधे लिख दिया, क्योंकि सबके अंक अलग अलग जोड़ने में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है ना, तो हम सीधे उनका मीन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। उनका मीन मतलब औसत है, ठीक है, कि सबका अगर देखा जाए औसत कितना आ रहा है। औसत का मतलब ये समझो, जैसे 2 विद्यार्थियों का ले लिया, एक के 5 नंबर आ रहे हैं, एक के 10 नंबर आ रहे हैं, तो इन दोनों का औसत निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15/2, है ना, यानी कि 7.5, यानी कि इतना लगभग पर पर्सन के हिसाब से वहां नंबर आ रखे, सबको अलग अलग क्या कर दिया जाए, अगर बांट दिया जाए तो ये चीज होता है औसत मतलब, ठीक है। सबका जोड़ दिया और जितने हैं टोटल विद्यार्थी उनको लिख लिया। तो अब उसमें क्या होगा, अब 30 विद्यार्थी हैं तो बट्टे में 30 लिखना होगा और उन सबके प्राप्त अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें क्या हो सकती है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर अब चलो 10-20 के लिए तो जोड़ सकते हैं, फिर अगर कभी ये भी हो सकता है कि 1000 विद्यार्थियों का ग्रुप आ जाए तो उसमें भी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो उसको सॉर्ट करने के लिए फिर इसमें ये मेथड यूज की जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखिए प्राप्तांक, और ये आ गया विद्यार्थियों की संख्या। जो प्राप्तांक को निरूपित करेगा वो क्या हो जाएगी, उसकी बारंबारता हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है, तो हमें क्या दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पर को, है ना, यानी कि x का मान हमको दे रखा है, ठीक है। तो x दे रखा और f दे रखा हो, तो उस कंडीशन पे फॉर्मूला क्या होता है, x बार का सिग्मा fx बट्टे n, या फिर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, बताया था ना। तो देखो सिग्मा f या ये जो n होता है, ये क्या होता है, बारंबारताओं का योग। ये हम क्या करेंगे, सभी बारंबारताओं को जोड़ देंगे, तो ये ऊपर भी लिखा है 30 विद्यार्थी, इनको भी जोड़ोगे तो 30 ही आएगा। आई बात समझे, प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षण, तो ये क्या आ गया, कुल प्रेक्षण 30 विद्यार्थी आ गए। अब हमें क्या निकालना है, पहले fx निकालना है। क्या निकालना है, fx, यानी कि f और x का मल्टीप्लाई, ये x है ये f है, आई बात समझ में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे ऐसे, इन दोनों का करेंगे, फिर इनका करेंगे, ठीक है। तो सबका मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। फिर क्या करना है, सिग्मा, सिग्मा मतलब इन सबको क्या कर देना है, अब जोड़ देना है। तो इन सबको जोड़ा तो कितना आया, 1779 आया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, सिग्मा fx का मान कितना आया, 1779, और बट्टे कितना आ गया,
30, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 59.3, ठीक है। ये आ गया इसका औसत यानी कि मीन, माध्य मतलब। देखो अभी तक हमने क्या सॉल्व किया था कि उसमें हमको वर्ग अंतराल नहीं दिया था, ठीक है। जब वर्ग अंतराल न दिया हो तब माध्य। वर्गीकृत तो होंगे लेकिन उसमें वर्ग अंतराल नहीं होगा। वर्ग अंतराल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी तक हमने आंकड़े लिखे थे, आंकड़े कैसे लिखे थे कि 10 नंबर इतने विद्यार्थी के आए, 20 नंबर इतने के आए। हमने ये नहीं लिखा था कि 10 से 20 तक कितने आए। वर्ग अंतराल मतलब जो वर्ग बन रखा है, जो हमने उनको वर्गीकृत किया है, उनके बीच का अंतराल नहीं लिया है हमने उसमें, ठीक है। तो उस कंडीशन पे तो क्या आ जाएगा, x बार बराबर सिग्मा fx बट्टे n। उसको डायरेक्टली निकालेंगे क्योंकि वो क्या हो जाएगा, जैसे 20 नंबर किसका है वो x हो जाएगा और विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता हो जाएगी। अब ऐसे दिया होगा कि जब वर्ग अंतराल दिया हो तब माध्य। तो जब वर्ग अंतराल दिया हो तब माध्य ऐसे ही निकालेंगे, सिग्मा fx बट्टे n निकालेंगे तो ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर को जो x आएगा, अब ये हमको इसमें निकालना पड़ता है। इसमें x गिवन होता है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन पे x दिया हुआ नहीं होगा, x को हम निकालेंगे। x निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन पे कितना आ जाएगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे आ जाता है 2, ठीक है। जैसे अभी तक हमने आंकड़े लिखे थे, यहां पर को हमने लिखा था क्या, प्राप्तांक, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा था, बारंबारता। तो 10 नंबर आए 5 विद्यार्थियों के, 20 नंबर आए 6 विद्यार्थियों के, 30 नंबर आए 7 विद्यार्थियों के, 40 नंबर आए 5 विद्यार्थी के। तो ये तो क्या आ गया, इसमें x दे रखा हमको, आंकड़े ही तो दे रखे हैं कि 10 नंबर इतने विद्यार्थियों के आए करके, ये तो आंकड़े हो गए, ठीक है। यानी कि नॉर्मल शब्दों में दे रखा है यहाँ पर को, यानी कि ये x हो जाएगा, ये बारंबारता हो जाएगी। अब हमको अगर बाई चांस इस टाइप से दे रखा है कि 10 से 20 नंबर 5 विद्यार्थियों का आए, 20 से 30 आए 7 विद्यार्थियों के, 30 से 40 आए 8 विद्यार्थियों के। अब इसमें x किसको मानोगे, 10 को मानोगे, 20 को मानोगे, नहीं मान सकते हो ना किसी को भी x। तो इस कंडीशन पे x को निकाला जाता है कैसे, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बट्टे 2 किया जाता है। जैसे 10 से 20 वर्ग अंतराल है तो 10 धन 20 बट्टे कितना कर दोगे 2, यानी कि 15 लिख दोगे x को। x कितना आ जाएगा उस कंडीशन पे, 15 आएगा। ऐसे ही इसके लिए अलग से x निकालोगे, फिर अगले वाले के लिए अलग से, जबकि फॉर्मूला यही चीज यूज होगा। अब यहाँ पर कोई ये x नहीं होगा, ये क्या होगा, इसमें वर्ग अंतराल होगा। आई बात समझ में, ये जो चीज होता है ये होता है वर्ग, और ये इसमें अंतराल यानी कि उनके बीच का अंतराल भी दे रखा है, गैप कितने का है करके, ठीक है, वो होता है वर्ग अंतराल। तो इस कंडीशन पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उस कंडीशन पे फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, x को ज्ञात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।